नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, एक ऐसे सिस्टम की कहानी जिसे युद्ध की राख से बनाया गया था। और जिसने दुनिया को दशकों तक अमीर बनाया, लेकिन फिर वो खुद ही ढह गया। और उसी से आज का ग्लोबलाइजेशन पैदा हुआ। हम बात कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये समझना होगा कि तबाही का स्केल कितना बड़ा था। मतलब दूसरा विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध के सिर्फ 20 साल बाद हुआ था। और इसमें एक तरफ थी एक्सिस पावर्स, नाजी जर्मनी, जापान, इटली। और दूसरी तरफ एलाइज यानी ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका। ये जंग जमीन, हवा, समुंदर हर मोर्चे पर लड़ी गई। और जो विनाश हुआ उसके आंकड़े तो मतलब आज भी हैरान कर देते हैं। बिल्कुल। करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। ये उस समय की दुनिया की आबादी का लगभग 3% था। 3%? मतलब दुनिया का हर 100 में से 3 इंसान। हाँ, और इससे कहीं ज्यादा लोग घायल हुए या बेघर हो गए। और एक बात जो इस युद्ध को पिछले युद्धों से अलग करती है वो ये है कि इसमें सैनिकों से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। सही। जो युद्ध के मैदान से दूर शहरों में रहते थे। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह थी हवाई बमबारी, जिसे हम एरियल बॉम्बार्डमेंट कहते हैं, और तोपखानों से लगातार हमले। कई बड़े बड़े शहर तो मलबे के ढेर में बदल गए थे। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो सवाल सिर्फ शांति का नहीं था। नहीं, सवाल ये था कि इस मलबे से एक स्थिर और समृद्ध दुनिया कैसे बनाई जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसी तबाही से 2 बड़ी ताकतें भी उभरी। हाँ, एक तरफ अमेरिका, जो आर्थिक और सैन्य रूप से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। और दूसरी तरफ सोवियत संघ। उसने नाजी जर्मनी को हराने में बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन इस प्रोसेस में वो एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया। तो युद्ध के बाद की दुनिया का मुकाम इन्हीं 2 महाशक्तियों के इर्द गिर्द तैयार हो रहा था। बिल्कुल। तो युद्ध के बाद जो नेता और अर्थशास्त्री थे वो डरे हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं 1930 वाली महामंदी, अ ग्रेट डिप्रेशन, फिर से ना आ जाए। हाँ, और उन्होंने उस गलती से 2 बड़े सबक सीखे। पहला ये कि एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मास कंजम्पशन के बिना नहीं चल सकती। मास कंजम्पशन मतलब जब बहुत सारे लोग सामान खरीदते हैं। हाँ, और उसके लिए जरूरी है फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास नौकरियां हों, उनके हाथ में पैसा हो। लेकिन बाजार तो हमेशा नौकरियां पैदा नहीं करता। कभी अर्थव्यवस्था ऊपर जाती है, कभी नीचे। यही तो दूसरा सबक था कि बाजार अकेले ये काम नहीं कर सकता। इसलिए सरकारों को दखल देना होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना होगा, ताकि रोजगार और कीमतें स्थिर रहें। बिल्कुल। और इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नए सिस्टम का जन्म हुआ। और यहीं से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। जुलाई 1944 युद्ध अभी चल ही रहा था और अमेरिका के न्यू हैम्पशायर की एक जगह ब्रेटन वुड्स में दुनिया के 44 देश मिले। और इसी कॉन्फ्रेंस में 2 बड़े संस्थानों की नींव रखी गई। कौन से 2? एक था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। हाँ, IMF। और दूसरा था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो IMF और वर्ल्ड बैंक, इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विन्स भी कहते हैं ना? हाँ, और ये पूरा सिस्टम ही ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहलाया। देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या UPSC। लेकिन इन संस्थानों का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में था? क्या ये एक बराबरी का सिस्टम था? नहीं, यहीं पर इस कहानी का एक बड़ा मोड़ है। कहने को तो ये इंटरनेशनल सिस्टम था, लेकिन असली ताकत पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के पास थी। अच्छा। अमेरिका के पास किसी भी बड़े फैसले पर वीटो पावर थी। 1 मिनट, वीटो पावर, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी बड़ा फैसला वॉशिंगटन की मर्जी के बिना नहीं हो सकता था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पावर प्ले था। अमेरिका इस ग्लोबल इकोनॉमी का आर्किटेक्ट बन गया। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? इसका इंजन क्या था? ये सिस्टम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स पर आधारित था। मतलब हर देश की करेंसी की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तय कर दी गई थी। मतलब अगर तय हो गया कि $1 70 रुपए का है, हाँ। तो वो उतना ही रहेगा। इससे व्यापार में स्थिरता आ गई। सही। लेकिन फिर डॉलर की कीमत किस चीज से तय होती थी? डॉलर पूरी दुनिया की इकोनॉमी का लंगर यानी एंकर था, और उस डॉलर का लंगर सोने से बंधा था। सोने से? कैसे? अमेरिका ने गारंटी दी कि वो $35 में 1 औंस सोना देगा। तो जब तक डॉलर सोने से बंधा था, पूरी दुनिया का आर्थिक जहाज स्थिर था। वाह, मतलब आप सचमुच डॉलर देकर सोना खरीद सकते थे। हाँ। आज तो ये सोचना भी अजीब लगता है। हाँ।
तो इस स्थिरता के नतीजा क्या हुआ? नतीजा शानदार था, कम से कम पश्चिमी देशों और जापान के लिए। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने व्यापार और आय में एक अभूतपूर्व वृद्धि का दौर शुरू किया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो हम बात कर रहे थे ग्रोथ की। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार हर साल 8% से ज्यादा बढ़ा। 8%? और आमदनी करीब 5% सालाना की दर से बढ़ी। इसे दुनिया के इतिहास का गोल्डन एज ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। और विकास भी काफी स्थिर था, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं थे। बेरोजगारी 5% से भी कम थी। हाँ, टेक्नोलॉजी भी दुनिया भर में फैल रही थी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये तरक्की सभी के लिए थी? यही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसी दौरान दुनिया में एक और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। आप डीकोलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं? हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोपीय ताकतों को इतना कमजोर कर दिया था कि एशिया और अफ्रीका में उनके साम्राज्य ढहने लगे। एक एक करके देश आजाद हो रहे थे। तो ये नए आजाद हुए देश भी इस गोल्डन एज का हिस्सा बनना चाहते होंगे? बिल्कुल, लेकिन उनके सामने चुनौतियां बिल्कुल अलग थीं। गरीबी, अशिक्षा, संसाधनों की कमी। और IMF और वर्ल्ड बैंक तो उनकी मदद के लिए बने ही नहीं थे। नहीं, उनका मुख्य उद्देश्य यूरोप का पुनर्निर्माण था। विडंबना देखिए, जैसे जैसे यूरोप और जापान अपने पैरों पर खड़े हुए, इन संस्थानों ने अपना ध्यान विकासशील देशों की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। पर यहाँ भी एक पेंच था। पेच ये था कि इन देशों को अब उन्हीं पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के बनाए नियमों के तहत चलना पड़ रहा था, जो इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कंट्रोल करती थी। मतलब एक तरह की आर्थिक गुलामी। कुछ हद तक कह सकते हैं। आजादी के बाद भी बड़ी बड़ी पश्चिमी कंपनियां इन नए देशों के कीमती संसाधनों पर नियंत्रण रखती थीं। तो पश्चिमी देशों में जो जबरदस्त आर्थिक विकास हुआ, उसका फायदा इन विकासशील देशों तक नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो क्या इन देशों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? उन्होंने खुद को G77 यानी ग्रुप ऑफ 77 के नाम से संगठित किया। G77 और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसे NIEO कहते हैं, उसकी मांग की। NIEO ये क्या था? ये एक तरह से आर्थिक आजादी का घोषणा पत्र था। उनकी मांग थी कि उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर असली नियंत्रण मिले, विकास के लिए ज्यादा मदद मिले, उनके कच्चे माल का सही दाम मिले और उनके बनाए सामान को अमीर देशों के बाजारों में बिकने दिया जाए। हाँ, लेकिन उनकी मांगें ज्यादातर नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देश अपनी तरक्की में व्यस्त थे। लेकिन जल्द ही जिस सिस्टम ने उन्हें इतनी तरक्की दी थी, वो खुद ही चरमराने लगा। मतलब ये गोल्डन एज हमेशा के लिए नहीं थी। ऐसा क्या हुआ? इसकी जड़ें अमेरिका में थी। 1960 के दशक के आखिर तक अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था। अच्छा। युद्ध और देश के अंदर चल रही योजनाओं पर इतना पैसा खर्च हो रहा था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा। तो जो लंगर पूरी दुनिया को संभाले हुए था, वो कमजोर पड़ने लगा? बिल्कुल। दुनिया में अमेरिकी डॉलर की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अमेरिका के पास उतने डॉलर के बदले देने के लिए सोना नहीं बचा था। तो बाकी देशों को डॉलर पर शक होने लगा। हाँ, उन्हें लगा कि $35 में 1 आउंस सोने का वादा अब पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर क्या हुआ? 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने घोषणा की कि अब डॉलर सोने में नहीं बदला जा सकता। और इसी के साथ ब्रेटन वुड्स सिस्टम का दिल यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बंद हो गया। वो लंगर टूट गया? इसका मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था में तो अफरा तफरी मच गई होगी। एक तरह से हाँ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की जगह फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की व्यवस्था आ गई। मतलब करेंसी की कीमत हर दिन ऊपर नीचे होने लगी, जैसा आज होता है। सही। और इसका सबसे बुरा असर विकासशील देशों पर पड़ा। उन्हें अब पश्चिमी देशों के प्राइवेट बैंकों से भी भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा। और ये एक जाल की तरह बन गया होगा। बिल्कुल। इसी ने विकासशील दुनिया में ऋण संकट यानी डेट क्राइसिस को जन्म दिया। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में गरीबी तेजी से बढ़ी। और अमीर देशों का क्या हाल था? वहां भी बेरोजगारी बढ़ने लगी। और यहीं से ग्लोबलाइजेशन के एक नए दौर की शुरुआत हुई। वो कैसे? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां MNCs अपना खर्चा कम करने के लिए अपने कारखाने अमीर देशों से हटाकर कम वेतन वाले एशियाई देशों में ले जाने लगे। और यहीं पर चीन की एंट्री होती है। एग्जैक्टली सही। चीन, जो 1949 की क्रांति के बाद से दुनिया की अर्थव्यवस्था से लगभग कट गया था, अब दरवाजे खोल रहा था। और चीन में मजदूरी बहुत कम थी। हाँ, जो MNCs के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण था। तो जो खिलौने, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स पर हम मेड इन चाइना का ठप्पा देखते हैं, वो इसी बदलाव का नतीजा है। हाँ, उद्योगों का कम वेतन वाले देशों में जाना
इसने विश्व व्यापार को एक नई रफ्तार दी। पिछले कुछ दशकों में चीन, भारत, ब्राजील जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बदली हैं। दुनिया का आर्थिक भूगोल ही बदल गया है। पूरी तरह से बदल गया है। ठीक है, तो अगर हमें आज की चर्चा को संक्षेप में समझना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? तो हमने देखा कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद आर्थिक स्थिरता के लिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम बनाया गया। इसका लंगर अमेरिकी डॉलर था जो सोने से बंधा था। इस सिस्टम ने पश्चिमी दुनिया में एक गोल्डन एज शुरू किया, लेकिन नए आजाद हुए विकासशील देशों को इसका फायदा नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने G77 बनाया और NIEO की मांग की। और अंत में 1970 के दशक में ये सिस्टम ढह गया, जिससे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और वैश्वीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई। हाँ, जिसमें चीन और भारत जैसी नई आर्थिक शक्तियों का उदय हुआ। जाने से पहले एक विचार, अगली बार जब आप मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया का कोई उत्पाद देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा, वो छोटा सा लेबल सिर्फ ये नहीं बताता कि वो चीज़ कहाँ बनी है, बल्कि वो उस पूरी कहानी का प्रतीक है जिसके बारे में हमने आज बात की। एक सिस्टम का बनना, टूटना और उससे एक नई दुनिया का पैदा होना।